बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मल्टीपल इंटेग्रल्स फॉर बीएस मैथमेटिक्स जो है वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और इस टॉपिक में आज के लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी आपके लिए। तो आज जो उनसे टॉपिक्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके हैं जी एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स। डबल इंटीग्रल्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या होती हैं, तो इसमें आप आज के लेक्चर में सीखेंगे व्हाट इज़ लेमिना। लेमिना क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ लेमिना। लेमिना की दो टाइप्स कौन सी हैं, डेंसिटी ऑफ लेमिना क्या है, मास ऑफ लेमिना क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी ऑफ लेमिना मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लेमिना, सेंट्रॉइड ऑफ लेमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड मोमेंट्स। तो ये हमारे 7 टॉपिक्स यहाँ पर बनेंगे जिनको हम यहाँ पर 1 to 1 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी यहाँ पर लेंथी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि लेमिना क्या होता है। फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज़ लेमिना। लेमिना क्या है इसको यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं। A two-dimensional flat object flat objects whose thickness is negligible but sufficiently thin is called lamina। आपके पास ऐसी टू डायमेंशनल फ्लैट ऑब्जेक्ट्स, एक टू डायमेंशनल फ्लैट ऑब्जेक्ट्स जिसकी थिकनेस जो है, जिसकी मोटाई जो है वो नेग्लेजिबल है यानी अप्रोचेस टू ज़ीरो है, बट उसकी वो जो थिन है वो सफिशेंटली थिन है, यानी कि उसकी लंबाई है मोटाई नहीं है, चौड़ाई है लेकिन मोटाई नहीं है उसकी। वो सफिशेंटली थिन तो है लेकिन थिकनेस उसकी जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सरफेस, आपके पास कोई सर्कुलर प्लेट आप ले लें, ठीक है, जिसकी जो थिकनेस है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, या एरिया अंडर दी टू कर्व्स, दो कर्व्स आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, तो पेपर के ऊपर आपने अगर वो एरिया शेड किया हुआ है तो पेपर की जो थिकनेस होती है वो नेग्लेजिबल होती है, अप्रोचेस टू ज़ीरो होती है। वो कितना को मोटा होता है पेपर आपका, ठीक है, तो उसकी जो थिकनेस है डेट इज अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो पेपर के ऊपर जब आप पेपर की सरफेस को यहाँ पर आप लेमिना के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एरिया अंडर द टू कर्व्स, आप दो कर्व्स के दरमियान एरिया मालूम करते हैं। अब वो पेपर के ऊपर आपने एरिया बनाया हुआ है, ठीक है, वो जो मैंने बताया कि पेपर की जो आपके पास थिकनेस है डेट इज अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वो जो शेडेड एरिया है इट शो द लेमिना। आ सर्कुलर प्लेट whose thickness approaches to zero are the examples of lamina।
नेक्स्ट हेयर वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ लैमिना। लैमिना की आपके पास यहाँ पर दो टाइप्स होती हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक होता है आपका होमोजीनियस लैमिना और एक होता है इनहोमोजीनियस लैमिना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैमिना, होमोजीनियस लैमिना, होमोजीनियस लैमिना। देखें जी, अगर किसी लैमिना में उसकी कंपोजिशन यानी जिस चीज़ से वो मिलकर बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर जिस तरीके से वो बना हुआ है, वो थ्रू आउट पूरे लैमिना में बिल्कुल एक जैसा रहे, तो ऐसे लैमिना को आप होमोजीनियस लैमिना कहते हैं। A lamina if composition or structure, if compositions or structure in a lamina is uniform throughout it, it is called homogeneous lamina. Homogeneous lamina. Otherwise it is called inhomogeneous lamina. Otherwise it is called inhomogeneous lamina. नेक्स्ट उसके बाद डेंसिटी ऑफ होमोजेनियस लैमिना। डेंसिटी ऑफ होमोजेनियस लैमिना। किसी होमोजेनियस लैमिना की डेंसिटी को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं? देखें आप, डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज mass पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो है किसी लैमिना की, उसको आप डिफाइन करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जब आप मैस को पर यूनिट वॉल्यूम से, मैस को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो जो चीज़ आती है वो आपके पास डेंसिटी होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैमिना की, और लैमिना आपके पास टू डायमेंशनल फ्लैट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, यानी टू डायमेंशनल है, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ टू डायमेंशनल होती है उसमें आपके पास वॉल्यूम का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, और टू डायमेंशनल भी है, और दूसरा ये है कि उसकी थिकनेस जो है वो नेग्लेजिबल है, डेट इज अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। तो उसकी सिर्फ मोटाई कोई नहीं है, सिर्फ वो थिन है, ठीक है, यानी उसकी चौड़ाई है या लंबाई आप उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ होमोजेनियस लैमिना इज डिफाइंड एज डेंसिटी डी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर आपके पास सपोज आपका कि ये लैमिना है, इसका जो मैस बनता है पर यूनिट एरिया के ऊपर, सपोज दिस इज एरिया, ये आपने एरिया है। अब मैंने बताया कि इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस अप्रोचेस टू जीरो है। अगर ये एक आपके पास पेपर है तो इसकी थिकनेस अप्रोचेस टू जीरो है, लेकिन कुछ होगी, कुछ थोड़ी सी होगी। तो इस एरिया के ऊपर जितना इस पोर्शन का, ये जो मैंने यहाँ पर शेडेड किया है, जितना इसके पोर्शन का, इस एरिया के ऊपर जितना इस पोर्शन का मैस बनता है उसे यहाँ पर इसकी डेंसिटी कहेंगे। तो दिस इज डेंसिटी ऑफ होमोजेनियस लैमिना, डेट इज मैस पर यूनिट एरिया, डेट इज m over a. Sometimes it is called area density.
क्योंकि यहाँ पर आपने जो डेंसिटी मालूम की है ये आपके पास वॉल्यूम पर नहीं है, एरिया को पर डिपेंड करती है। डेट्स वाई इसे आप यहाँ पर एरिया डेंसिटी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास जो इनहोमोजीनियस लैमिना होता है उसकी डेंसिटी कैसे मालूम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने डेंसिटी मालूम करनी है इनहोमोजीनियस लैमिना की। होमोजीनियस लैमिना में जैसे कि आपने देखा कि होमोजीनियस लैमिना में जो कंपोजिशन जो स्ट्रक्चर है यानी कि वो किस तरीके से बना हुआ है, वो हर जगह पर लैमिना में थ्रू आउट जो है उसकी कंपोजिशन जो है उसका स्ट्रक्चर होता है एक जैसा। तो उसको जस्ट आप डिफाइन कर लेते हैं इस तरह मैस पर यूनिट एरिया पर। लेकिन डेंसिटी जब आपने मालूम करनी है किसी इनहोमोजीनियस लैमिना की, तो इनहोमोजीनियस लैमिना आपके पास वो लैमिना है जहाँ पर कंपोजिशन और स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। सो टू फाइंड डेंसिटी ऑफ इनहोमोजीनियस लैमिना वी प्रोसीड एज, आप लिखेंगे एज इनहोमोजीनियस लैमिना as in inhomogeneous lamina composition vary from point to point, so to find density we proceed as, आप लेट कर लें कि लेट डेल्टा एक्स वाई बी दी डेंसिटी फंक्शन of an inhomogeneous lamina at point x, y। आप सपोज कर लें कि आपका डेल्टा एक्स वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी फंक्शन को किसी इनहोमोजीनियस लैमिना के लिए, और एट पॉइंट एक्स वाई let a lamina is placed in xy plane। एक लैमिना है आपके पास इनहोमोजेनियस लैमिना, आपने उसे xy प्लेन में बनाया है। सपोज दिस इज योर xy प्लेन, ये आपके पास लैमिना है। अब इस लैमिना की आपने डेंसिटी मालूम करनी है और ये लैमिना आपके पास है, दिस लैमिना इज इनहोमोजेनियस लैमिना। अब आपने इसकी डेंसिटी अगर मालूम करनी है, आप इसके अंदर लैमिना की डेंसिटी मालूम करने के लिए कैसे लैमिना की डेंसिटी मालूम करेंगे, हम इसके अंदर एक स्मॉल रेक्टेंगल बना लेते हैं। whose center is point x, y। आपने इस लैमिना के अंदर एक स्मॉल रेक्टेंगल बना लेनी है। उस रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो x, y है। इट्स एरिया इज डेल्टा ए, मैस इज डेल्टा एम। अब आप सबसे पहले इस रेक्टेंगल जो है जिसका सेंटर x, y के ऊपर है, आप इसकी पहले डेंसिटी मालूम करेंगे। उसके बाद फिर इस पूरे लैमिना की डेंसिटी कैसे मालूम करनी है वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर पोर्शन, एक स्मॉल रेक्टेंगल बनाई है, सेंटर उसका x, y के ऊपर है और उसका एरिया डेल्टा ए है, उसका मैस जो है वो डेल्टा एम है। तो पहले इस रेक्टेंगल की हम डेंसिटी मालूम करते हैं। Suppose that we construct a small rectangle
we construct a small rectangle whose area is delta A and mass is delta M in lamina in homogeneous lamina में as shown in figure, as shown in figure 1। अब नेक्स्ट आप ये करेंगे आपने, और दूसरी बात ये, सपोज दैट वी कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल रेक्टेंगल whose center is xy, rectangle whose center is x comma y and whose area is delta A and mass is delta M as shown in figure this। फर्दर यहाँ पर अब आप सपोज कर लें कि आपकी ये जो रेक्टेंगल है इसकी डायमेंशन जो हैं ये अप्रोचेस टू ज़ीरो हैं, ठीक है। अगर ये ज़ीरो को अप्रोच करेंगी तो फिर ये आपके पास इस पूरे लैमिना की आप डायनेस्टी मालूम कर सकेंगे। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, सपोज आपका ये लैमिना है, आप इसके अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाते हैं। सपोज आई मेक हेयर अ नंबर ऑफ रेक्टेंगल हेयर, आपने एक रेक्टेंगल बनाई, ये बन गई। अब इस रेक्टेंगल में ये जो आपको वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, इस वाइट पोर्शन को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, मज़ीद इसमें एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये एक रेक्टेंगल बन गई। फिर यहाँ पर एक ये जो वाइट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये भी अभी ब्लैंक है, ये भी खाली है। आप इसको भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल में, इसमें रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे। हर मरतबा जब भी आप इसे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ वाइट पोर्शन आपका बचता जाएगा। लेकिन आप देखें ऐसा करने से होगा क्या कि आपकी जो हर मरतबा नई रेक्टेंगल बनेगी उसकी जो लेंथ और विड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। कितनी कम से कम हो जाएगी, अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फर्दर सपोज दैट डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब जब डायमेंशन जो हैं वो रेक्टेंगल की अप्रोच करेंगी ज़ीरो को, देन इट्स एरिया डेल्टा अप्रोचेस टू ज़ीरो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसके बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। बट लेंथ भी अगर ज़ीरो हो, विड्थ भी आपकी ज़ीरो हो, तो एरिया किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो आपका यहाँ पर जो इसका एरिया डेल्टा ए है इस रेक्टेंगल का, वो ज़ीरो को अप्रोच कर गया। सो डेंसिटी यहाँ पर जिसको आपने डिफाइन किया था मैस पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर आपने मैस रखा हुआ है डेल्टा एम और एरिया रखा हुआ है डेल्टा ए। तो डेंसिटी आपके पास आ जाएगी डेल्टा ए अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एम ओवर डेल्टा ए। यहाँ से डेल्टा ए डिवाइड हो रहा है, इसको आप इस तरफ लें और इस लिमिट को आप छोड़ दें, तो डेल्टा एम किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा डेंसिटी इंटू डेल्टा ए। दिस गिव्स अस अप्रोक्सीमेशन ऑफ मैस टू इट्स एरिया। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर आपने लिमिट को छोड़ दिया है तो ये दोनों चीज़ें आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगी। तो ये आपके पास एक रिलेशन मिल गया मैस मालूम करने का, लैमिना का मास मालूम करने का इन टर्म ऑफ डेंसिटी एंड एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वी जर्नलाइज दिस रिजल्ट। अब आपने पूरे लैमिना, ये हमने इसमें एक रेक्टेंगल बनाई है। अब इस रिजल्ट को हम मज़ीद जर्नलाइज करते हैं। इस पूरे लैमिना को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में। नेक्स्ट अब ये डेंसिटी ऑफ लैमिना मालूम कर ली। नेक्स्ट हम यहाँ पर मालूम करेंगे मैस ऑफ लैमिना। तो मैस ऑफ लैमिना मालूम करने के लिए अब क्या करना है, नेक्स्ट वी फाइंड मैस ऑफ लैमिना, ठीक है। अब मैस ऑफ लैमिना यहाँ पर मालूम करते हैं आप। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपने चौथे टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं। मैस ऑफ लैमिना कैसे अब आपने निकालना है वो देखें। मैस ऑफ लैमिना, इसका फार्मूला अब आपने बनाना है। यहाँ पर आप सपोज कर लें कि आपका जो लैमिना है, अब आप उसको डिवाइड कर दें एन रेक्टेंगल्स में। पहले आपने देखा कि डेंसिटी मालूम करने के लिए डेंसिटी आपने एक पॉइंट के ऊपर मालूम की, तो आपने एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाई। अब आप ऐसा करें, सपोज दैट लैमिना टू बी सबडिवाइडेड into
n रेक्टेंगल्स, आपने अपने लैमिना को n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। सपोज ये आपका एक लैमिना है एक्स वाई प्लेन में, अब आपने इसको क्या किया है, n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया इनटू n रेक्टेंगल्स पैरेलल टू लाइंस, पैरेलल टू lines of coordinate axis। मतलब आपके x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल आपने लाइंस लगाकर इसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में आप n रेक्टेंगल्स में आप डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह ये आपने y एक्सिस के पैरेलल लाइंस लगा दी, फर्दर आप ये सपोज कर लें, फर्दर सपोज दैट there is no non-rectangular piece at boundary of लैमिना। इस लैमिना की बाउंड्री के ऊपर कोई ऐसा पीस नहीं बचा आपका जो नॉन रेक्टेंगुलर हो, यानी सारे के सारे पीस जो हैं वो आपके क्या हैं, रेक्टेंगुलर हैं। अब ऐसा देखने में तो नहीं लगता, आपका ये जो पीस बाकी बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये वाला, ये सारे नॉन रेक्टेंगुलर ही हैं, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे मैं इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स तो यहाँ पर शो नहीं कर सकता, ठीक है। दरअसल आपने यहाँ पर जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनानी है वो इनफाइनाइट बनानी है, और एट दी एंड वही है कि हर रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो अप्रोचेस टू जीरो होगी। तो जब इसमें बहुत ज़्यादा आप रेक्टेंगल्स बना देंगे, बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल बनाएंगे और हर रेक्टेंगल का जो डायमेंशन है वो जीरो को अप्रोच करेगी, तो क्या होगा, ऐसी सूरत में ये पूरे का पूरा लैमिना रेक्टेंगल से भर जाएगा, रेक्टेंगल से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने मालूम करना है इस लैमिना का मैस, वी हैव टू फाइंड मैस ऑफ लैमिना। फर्ज कर लें कि आपके पास यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है, kth रेक्टेंगल है, दिस इज kth रेक्टेंगल हुज सेंटर इज एक्स के वाई के, ठीक है, जिसका एरिया जो है वो डेल्टा ए है, डेल्टा ए के, हुज मैस इज डेल्टा एम, एम के शोज इट्स मैस, और ये इसका सेंटर है। लेट एक्स के वाई के बी दी सेंटर ऑफ kth रेक्टेंगल whose area is डेल्टा ए के and mass is डेल्टा एम के। तो इस kth रेक्टेंगल का सेंटर आपने लेट कर लिया एक्स के वाई के, इसका आपने एरिया लेट कर लिया डेल्टा ए के, मैस इसका आपने लेट कर लिया डेल्टा एम के। देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 2, देन फ्रॉम 2 वी हैव, यहाँ पर जो 2 था वो आपके पास क्या था, ये आपके पास एक रिलेशन था मैस का और उसके एरिया के साथ इन टर्म ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपकी यहाँ पर ये kth रेक्टेंगल आपने बनाई है, तो kth रेक्टेंगल में यहाँ पर आपका जो डेल्टा एम के होगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
डेंसिटी एक्स के वाई के इनटू डेल्टा ए के। ठीक हो गया। तो ये आपकी केथ रेक्टेंगल का रिलेशन आ गया मैस का इन टर्म ऑफ इट्स एरिया। तो इस तरह यहाँ पर आपके पास जितनी भी रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं उन सब का आप मैस मालूम कर लें, फर्स्ट रेक्टेंगल का, सेकंड रेक्टेंगल का, थर्ड रेक्टेंगल का, अप टू सॉन एन रेक्टेंगल्स का, और उन सब को आप कर लेंगे ऐड। सो बाय एडिंग masses of all n rectangles we have। तो यहाँ पर अब आप जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं उनके मैसेज का आप सम कर लेंगे जो, तो फिर आपके पास ये क्या चीज़ बन जाती है। देखें, आपके पास जो पहली रेक्टेंगल है उसका मैस होगा डेल्टा m1, मैस ऑफ सेकंड रेक्टेंगल डेल्टा m2, मैस ऑफ थर्ड रेक्टेंगल डेल्टा m3, अप टू सोन मैस ऑफ केथ रेक्टेंगल डेल्टा mk, अप टू सोन मैस ऑफ nth रेक्टेंगल डेल्टा mn इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अब डेल्टा m1 किसके इक्वल है, यहाँ से इस फार्मूले से k की जगह 1 पुट कर दें तो ये आ जाएगा डेल्टा x1 y1 a1। डेल्टा m2 इज इक्वल टू डेंसिटी x2 y2 इंटू डेल्टा a2, अप टू सोन द mass of nth rectangle is equal to delta xn yn मल्टीप्लाई बाय इट्स एरिया डेल्टा एन। अब आप यहाँ पर लेट कर लें कि ये जो सारी चीज़ है, ये जो तमाम मैसेज हैं, दीज आल मैसेज आर इक्वल टू m। m इज़ मैस ऑफ लैमिना। मैस ऑफ लैमिना जो है आप इसको लेट कर लें कि ये कैपिटल M के बराबर है। तो ये सारा जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल M के। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, और ये सारे जितने भी आपके पास टर्म्स हैं इनको आप समीशन के फॉर्म में लिख लें। तो इसको समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन k इज इक्वल टू 1 से n डेल्टा x के y के डेल्टा a के। तो ये आपके पास यहाँ पर फार्मूला बन गया मैस ऑफ लैमिना का इस फॉर्म में, समीशन फॉर्म में। अब आप यहाँ पर फर्दर सपोज कर लें, सपोज दैट we increase n sufficiently large, यानी कि यहाँ पर आप n को अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर लें। अब n क्या है, किस चीज़ को शो कर रहा है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को। इन रेक्टेंगल्स की तादाद आप इनफाइनाइट कर दें। क्यों इनफाइनाइट करनी है, मैंने बताया है कि आपने इस पूरे लैमिना को नंबर ऑफ रेक्टेंगल से भर देना है, इसको लैमिना को पूरे रेक्टेंगल से कवर कर देना है, ताकि आपके इस लैमिना का कोई भी पोर्शन जो है ऐसा ना हो जो कवर ना हो सके। n सफिशिएंट लार्ज, और इस तरह कवर करना है सच दैट डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, सेम पहले वाली बात जो आपने की थी, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल्स अप्रोचेस टू 0, कि इन तमाम जो रेक्टेंगल्स हैं उनकी डायमेंशन जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है। सो वी हैव, सो इन दिस वे क्या होगा, आपकी जो एरर है यहाँ पर, एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगी, यानी अप्रोक्सीमेशन की एरर। सो इन दिस वे, सो वी हैव, सो इन दिस वे we have error approximation
एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन अप्रोचेस टू 0। तो आपकी जो अप्रोक्सीमेशन की एरर है वो 0 को अप्रोच कर देगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा a अप्रोचेस टू 0 समीशन k इज इक्वल टू 1 से n डेल्टा x के y के इंटू डेल्टा a के। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। लिमिट डेल्टा a अप्रोचेस टू 0 नहीं लिखना आपने, यहाँ पर लिमिट लिखना है n अप्रोचेस टू 0। दिस इज n अप्रोचेस टू 0। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल में, सिंगल इंटीग्रल में। ये आपने रिजल्ट एक पढ़ा था, समीशन k इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ x के इंटू डेल्टा x एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इंटीग्रल a से b f ऑफ x इंटू dx। इस तरह का रिजल्ट आपने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा हुआ है। अब सेम वही रिजल्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। m इज इक्वल टू इंटीग्रल डबल इंटीग्रल, क्योंकि ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में बात हुई है, आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास यहाँ पर, ठीक है। दिस विल बिकम डेल्टा एक्स कोमा वाई, और ये आपके पास बदल जाएगा डी ए में, ठीक है जी। हेंस mass of the lamina can be defined as, hence mass of lamina can be defined as। तो यहाँ पर अब आपने ये फार्मूला बना लिया। वो फार्मूला क्या है? इफ a lamina has a continuous density function, delta xy in xy plane occupies origin R, then its mass is given by मैथ का जो फार्मूला आपने बना लिया यहाँ पर वो ये बन गया, m इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल r डेल्टा एक्स वाई डी ए। क्या डेफिनेशन लिखी है आपने यहाँ पर? अगर आपके पास एक लैमिना है जिसके लिए आपका जो डेंसिटी फंक्शन है, अगर आपके पास एक लैमिना है जिसके लिए डेंसिटी फंक्शन जो है वो आपका डेल्टा एक्स वाई है इन एक्स वाई प्लेन, और वो एक्स वाई प्लेन के अंदर वो लैमिना जो है एक रीजन आर को ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी रीजन आर के अंदर है। जाहिर सी बात है कि लैमिना आपके पास एक फाइनाइट सी चीज़ होगी ना, फाइनाइट ऑब्जेक्ट है आपका, फ्लैट ऑब्जेक्ट फाइनाइट है, तो वो कुछ एरिया कवर कर रहा होगा यहाँ पर। तो वो जिस रीजन आर को कवर कर रहा है उसका नाम, और जिस रीजन को कवर कर रहा है वो आर है। तो अब उस आर के ऊपर उसका जो मैस मालूम करने का फार्मूला आपने बना लिया है वो ये है, मैस इज इक्वल टू दिस। और इसको फर्दर आप लिख सकते हो ऐसे, डेल्टा एक्स वाई डी वाई डी एक्स, डी ए इज एरिया एलिमेंट, और उसको आप डी वाई डी एक्स से शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी लिमिट्स ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू वाई वन से वाई टू, और ये आ जाएंगी आपके पास एक्स की लिमिट्स, एक्स वन से एक्स टू। लिमिट्स ऑफ वाई जो हैं वो यहाँ पर वेरिएबल कंसीडर होंगी इन टर्म ऑफ एक्स, और एक्स की लिमिट्स यहाँ पर होंगी कांस्टेंट कंसीडर, ठीक है।
अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं डेंसिटी फंक्शन की, इसकी मास ऑफ लैमिना के लिए। If a triangular lamina, if a triangular lamina has vertices 0 0 1 0 and 0 1 with density function delta xy equal to xy, find mass of lamina। अगर आपके पास एक लैमिना जो है वो मैंने कहा ट्रायंगुलर लैमिना है। अब ट्रायंगुलर लैमिना है तो उसके ये 3 वर्टिसेस हैं आपके पास 0 0 1 0 0 1 और उसका डेंसिटी फंक्शन आपने इस तरह डिफाइन कर दिया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस लैमिना का आपने मास मालूम करना है। ठीक है, पहले इसको जरा ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका आ गया 0 0, ये पॉइंट आपका आ गया 1 0, ये आपका पॉइंट आ गया 0 1। इसको आप ए कह दें, इसको आप पॉइंट बी कह दें। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो ट्रायंगुलर लैमिना बना है, ये जो ट्रायंगल बन रही है आपकी, ठीक है। देखें अब इस एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि लैमिना से मुराद ये यहाँ पर एक ये ट्रायंगुलर प्लेट आपकी बनती है ये, ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर पोर्शन आपका है। इसका आपने मास मालूम करना है, सही है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर मास मालूम करने के लिए ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले चाहिए यहाँ पर लिमिट्स, एक्स और वाई की लिमिट्स यहाँ पर आपको चाहिए होंगी। अब एक्स और वाई की लिमिट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन मालूम करें। यहाँ पर हेयर स्लोप ऑफ ए बी, जो ए बी की स्लोप है वो क्या होती है, फार्मूला y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 1, x2 माइनस x1 1 माइनस 0 डेट इज -1 over 1 minus 1। Equation of line is y minus y1 is equal to slope AB x minus x1। y1 आपका यहाँ पर 0 आ गया, स्लोप इसकी आ गई -1, x1 आपका आ गया 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ये y1 आ गया, ये x1, यही वाला x1 लेना आपने, वो वाला नहीं है, ये y1 ये x1, दिस इज़ 1। तो ये आपके पास आ जाएगा जी -x + 1। तो ये आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -x + 1। दिस इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू -x + 1। अच्छा, अब आपने यहाँ पर फॉर लिमिट्स आपने क्या करना है निकालने के लिए, फॉर लिमिट्स ऑफ x एंड y। अब यहां पर वी यूज वर्टिकल स्ट्रिप। आप यहां पर वर्टिकल स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे। अब वर्टिकल स्ट्रिप क्या चीज़ है, ये मैं अपने पहले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं। वर्टिकल स्ट्रिप से मुराद ये है कि आपने इस लाइन के अलोंग यहाँ पर एक रेक्टेंगल, एक स्मॉल रेक्टेंगल बनानी है। अब वो रेक्टेंगल आप वर्टिकल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी, लेकिन मैंने यहाँ पर कहा कि वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है। जब आप वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे तो y की जो लिमिट्स होंगी वो वेरिएबल होंगी, जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाएंगे तो x की लिमिट्स वेरिएबल होंगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना ली, ये रेक्टेंगल आपके पास आ गई, ये रेक्टेंगल जो है आपके पास, ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाई है ये आपके पास बन गई वर्टिकल स्ट्रिप के तौर पर यहाँ पर काम करेगी। रेक्टेंगल स्ट्रिप मतलब वर्टिकल रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल जो है ये दो जगह पर इस टच कर रही है, एक तो इस पॉइंट पर टच कर रही है और एक इस पॉइंट पर टच कर रही है। अब यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू क्या है, ये है आपका x एक्सिस। तो x एक्सिस पर y कितना होता है 0 और यहाँ पर y की वैल्यू ये है। तो
we use vertical strip, so y lies between 0 to -x + 1, यानी कि आपका जो y है वो 0 से लेकर -x + 1 के दरमियान आ गया। ये आपके y की लिमिट्स आ गई। जब आप y की लिमिट्स को वर्टिकल स्ट्रिप पर आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप y की लिमिट्स एज अ वेरिएबल लेते हैं तो फिर x की जो लिमिट्स होंगी वो होंगी कांस्टेंट। तो अब आप देखें यहाँ पर x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है। आपका मिनिमम x यहाँ पर 0 है और मैक्सिमम x कितना है, 1 है। एंड x जो है वो आपका 0 से 1 के दरमियान है और x लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। सो mass of lamina m is equal to, mass of lamina का ये फार्मूला है। ये रीजन R कौन है यहाँ पर, ये आपके ट्राइंगुलर रीजन है। ये ट्राइंगुलर रीजन, ये सारा जो आपका रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन R, ठीक है। अब इसकी लिमिट्स क्या बनी है, x की लिमिट्स बन गई हैं आपके पास 0 से 1 के दरमियान, y की लिमिट्स आ गई हैं 0 से लेकर -x + 1, और उसके बाद आपका जो डेल्टा एक्स वाई है, डेल्टा एक्स वाई कितना निकला हुआ है, डेल्टा एक्स वाई गिवन है एक्स वाई, और उसके बाद ये डी ए को क्या लिखना आपने, डी वाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 to 1। एक्स को आप बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगी वाई के लिहाज से, y इज इक्वल टू -x + 1 y इंटू डी वाई, और ये आपके पास आ गया dx। 0 to 1 y की इंटीग्रेशन होगी y²/2 1/2 x इंटू y², और लिमिट आ गई आपकी 0 से लेकर -x + 1 इंटू dx। नेक्स्ट यहाँ पर अब आप लिमिट अप्लाई कर दें तो ये लिमिट आपके पास आ जाएगी इस तरह 1/2 0 to 1, अपर लिमिट आपके पास पुट करेंगे, आ जाएगा 1 - x² इंटू dx। अब ये आ जाएगा 1/2 0 to 1 x इंटू 1 + x² -2x इंटू dx। अब आप यहाँ पर x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, दिस विल बिकम 1/2 0 to 1 x + x³ -2x² इंटू dx। इंटीग्रल को आप सेपरेटली अलग-अलग कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये सारा फाइनल आंसर 1/24 आ जाएगा। हेंस mass m इज इक्वल टू 1/24 यूनिट्स। तो ये आपने जनाब अपना जो 4th नंबर टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लेमिना। लेमिना की सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह मालूम करते हैं वो देखें। नेक्स्ट यहाँ पर हम अपना 5वां टॉपिक जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लेमिना को डिस्कस करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लेमिना क्या चीज़ है, देखें आपके पास अगर ये एक लेमिना है, दिस इज़ इनहोमोजेनियस लेमिना, जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये लेमिना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर जाकर ये बैलेंस हो जाएगा। एक शेप जो कि आपके पास इरेगुलर शेप होती है, ठीक है, तो उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर जाकर ये लेमिना बैलेंस हो जाएगा। उस बैलेंस्ड पॉइंट को आप इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो सपोज कर लें कि आपने फिर वही सारा प्रोसीजर किया, आपने इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। रेक्टेंगल्स में डिवाइड करने के बाद इसमें किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक रेक्टेंगल में आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर ये लेमिना जो है वो हो गया बैलेंस्ड। और सपोज वो फर्ज कर लेंगे ये पॉइंट आपका x बार y बार इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस लेमिना। अब ये आपका टारगेट x बार y बार मालूम करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेट x बार y बार बी दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी
of lamina, that is a point where the lamina is balanced. अब उसके बाद आपने फ्रॉम प्रीवियस डिस्कशन आपने अभी एक रिज़ल्ट यहाँ पर मालूम किया, डेल्टा एम के इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेंसिटी फंक्शन एक्स के वाई के डेल्टा ए के। ये अभी आपने मालूम किया कि अगर आपके पास एक लैमिना है जिसका जो कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन है वो डेल्टा एक्स वाई है ओवर रीजन आर, then mass of the lamina is given by, then the mass of kth rectangle of the lamina is given by this. अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर एक हमने इस्तेमाल यहाँ पर करना है मोमेंट्स का। व्हाट इज़ मोमेंट? मोमेंट क्या होता है? आप जानते हैं कि टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स, टेंडेंसी of a force to rotate an object, about a point is called moment, is called moment of force at that point। यानी जिस टेंडेंसी के जरिए कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है उसे आप मोमेंट बोलते हैं, उस फोर्स का एट दैट पॉइंट। तो अब आपने यहाँ पर जितने भी मैसेज हैं, इस हर रेक्टेंगल का कोई ना कोई मैस आपने मालूम किया है ना, डेल्टा M1, डेल्टा M2, डेल्टा M3 अप टू सोन, उन तमाम मैसेज का आपने मोमेंट ले लेना है अबाउट दिस पॉइंट x बार y बार। ठीक है। नेक्स्ट वी फाइंड मोमेंट्स ऑफ ऑल rectangular pieces of lamina about x bar y bar. Since lamina is balanced, about the lines x is equal to x bar and y is equal to y bar। अब आपका जो लेमिना है वो इस पॉइंट के अबाउट x बार y बार के अबाउट क्या है, बैलेंस्ड है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो आप जब भी इसके अबाउट मूवमेंट लेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो वो सम ऑफ मूवमेंट्स जो हो जाए वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो सम ऑफ all moments about x bar y bar will be ज़ीरो। तो लें जी, अब आपने यहाँ पर ये जो आपका सम है x माइनस एक्स बार इंटू डेल्टा एम के, ये भी आपका ज़ीरो आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1 से n। और दूसरा समेशन k इज इक्वल टू 1 से n y माइनस वाई बार x के y के
डेल्टा एम के, ये भी आपका सारा ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर लैमिना आपका बैलेंस्ड है, जब आप उसके अबाउट मूवमेंट यहाँ पर मालूम करेंगे तो तमाम आपके पास जो मूवमेंट्स का जो सम होगा वो सारे का सारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एम के यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैसेज को, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अब आप ये डेल्टा एम के की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट आउट कर दें, ठीक है। using star in 1 and 2, using star in 1 and 2, we have summation k is equal to 1 से n एक्स के माइनस एक्स बार डेल्टा एम के इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेंसिटी फंक्शन एक्स के वाई के इनटू डेल्टा ए के। अब यहाँ पर इसकी जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वल टू ज़ीरो था, लेकिन यहाँ पर अब जब आप पुट करेंगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली 2 will become k is equal to 1 से n y के माइनस वाई बार डेल्टा x के y के डेल्टा a के इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। पहले की तरह यहाँ पर भी आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को n को सफिशेंटली लार्ज यानी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें बाय टेकिंग n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी so that dimension of each rectangle approaches to 0, so we have यहाँ पर भी आप जो पीछे जैसे आपने लिखा कि n को इन्फिनिटी अप्रोच करवा दिया, n अप्रोचेस टू सॉरी इन्फिनिटी, दिस इज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और डायमेंशंस ऑफ हर रेक्टेंगल की डायमेंशंस है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये वाला जो आपके पास 3 और 4 है, ये आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर अब आप 3 और 4 में n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच करवा देंगे, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 1 से n x के माइनस एक्स बार इंटू डेल्टा x के y के इंटू डेल्टा a के इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर जब आप n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो फिर ये यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन की जगह इक्वल टू ज़ीरो इसलिए आएगा कि आपने जो n जब नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट कर दी हैं और हर रेक्टेंगल का जो साइज़ है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो आपकी जो एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन है वो कम से कम तर होती जाएगी और उसे हम इक्वल टू ज़ीरो लिख लेंगे। अब यहाँ पर अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप इसे डेफिनेट इंटीग्रल में बदल सकते हैं। इंटीग्रल a टू b f ऑफ x इंटू डी ऑफ x इक्वल होता है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी k इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ x के इंटू डेल्टा x। तो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आप इसको बदल सकते हैं इस तरह, डबल इंटीग्रल ओवर रीजन r x माइनस एक्स बार इंटू डेल्टा x y इंटू डी ए,
डेल्टा ए के आपका डी ए में बदल जाएगा, डेंसिटी आपकी इसमें बदल जाएगी और ये एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा सेकेंड इंटीग्रल विल बिकम y माइनस वाई बार डेंसिटी डी ए इक्वल टू 0। अब आपका यहाँ पर x बार और y बार जो है वो कांस्टेंट है, सिंस x बार एंड y बार आर कांस्टेंट्स, सो तो x बार y बार कांस्टेंट है तो यहाँ पर आप इंटीग्रल दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। x इंटू डेल्टा एक्स कॉमा वाई इंटू डी ए माइनस एक्स बार इंटू डेल्टा एक्स वाई इंटू डी ए इक्वल टू 0। एक्स बार इज कांस्टेंट, तो उसको आप बाहर ले आएंगे यहाँ पर, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल x इंटू डेल्टा एक्स वाई डी ए माइनस इक्वल टू एक्स बार आर डेल्टा एक्स वाई डी ए। इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ से एक्स बार कांस्टेंट आप बाहर ले आएंगे तो एक्स बार की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी इंटीग्रल एक्स डेल्टा एक्स वाई डी ए ओवर डेल्टा एक्स वाई इंटू डी ए। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड कोऑर्डिनेट इसका वाई कोऑर्डिनेट है, वाई बार इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एक्स वाई इंटू डी ए ओवर इंटू डी ए। Hence the center of gravity of the lamina is given by x बार आपका इसके बराबर आ गया, y बार आपका इसके बराबर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर अब चंद एक चीज़ें जो आपने x बार और y बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मालूम कर लिया है, अब इस फार्मूले से रिलेटेड चंद एक चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है कि यहाँ पर x बार का ये जो नोमिनेटर है इसको क्या कहते हैं। ये जो चीज़ है ये आपके पास तो मैथ होती है, ये क्या चीज़ है। Here x comma y dA is called first moment of mass about y-axis and is denoted by my. This term here, the nominator is called first moment of mass about y-axis. इसको फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास कहते हैं अबाउट वाई एक्सिस और इसको एम वाई से डिनोट करते हैं। सो आपका जो एक्स बार है वो आपके पास आ जाएगा, इसकी जगह आप लिख देंगे एम वाई, और ये जो सारी चीज़ है ये आपकी होती है मास, तो ये आपके पास आ जाएगा एम के इक्वल, एंड वाई बार जो है वो आपके पास है इसी तरह ही एम एक्स ओवर एम। ये जो है ये आपके पास टर्म नोमिनेटर जो है वाई बार का जो नोमिनेटर है इसको आप बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस, और नीचे ये मास है तो एक्स बार वाई बार का ये भी फार्मूला हो गया। अब अगली चीज़ यहाँ पर कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास क्या चीज़ है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास
tendency of rotation of lamina about axis is called first moment of mass। यानी फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास क्या है? लैमिना की किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को यहाँ पर फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। तो जब आप यहाँ पर mx को डिनोट करेंगे, mx, तो ये कहलाएगा टेंडेंसी ऑफ रोटेशन अबाउट x axis। mx is tendency of rotation about x axis, my is tendency of rotation about y axis। अब अगली चीज़ ये यहाँ पर कि ये ऐसा क्यों है कि आप x बार वाले फार्मूले में यहाँ पर x लिखा हुआ है तो आप उसे my से डिनोट कर रहे हैं, और इस फार्मूले में y लिखा हुआ है तो हम उसे mx से डिनोट कर रहे हैं। ऐसी इसकी क्या वजह है? देखें, अब ये मेरे पास सपोज XYZ प्लेन है। इस XYZ प्लेन में हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन पड़ा हुआ है। जब आप इसको y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो रोटेट तो ये y एक्सिस के अबाउट होगा, लेकिन इसको रोटेट करने में आप किस एक्सिस के अलोंग चलेंगे? जाहिर सी बात है x एक्सिस के अलोंग चलेंगे। जितना इसका डिस्टेंस x एक्सिस से दूर होता जाएगा आप इसको इजीली रोटेट कर सकते हैं। मूवमेंट्स में आप जानते हैं जो फोर्स जो होती है इसमें, आप जितना इसके करीब लेके आएंगे इसको रोटेट करना मुश्किल होगा। जितना इसको दूर जाते जाएंगे आपका जो परपेंडिकुलर आर्म है वो बढ़ता जाएगा, तो उस सूरत में इसको रोटेट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग द x एक्सिस होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब ये x है, ठीक है, तो आपने इसे y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया। इसी तरह जब आप यहाँ पर इसको x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो अब ये आपका डिस्टेंस जो है y एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसलिए जब y के लिए आया है तो फिर आपने इसको mx लिख दिया है। तो यहाँ पर ये आपके पास x बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला आ गया m/m और y बार mx/m। नेक्स्ट आपका जो छठा टॉपिक है वो है जी सेंट्रॉइड ऑफ लैमिना। लेकिन इससे पहले यहाँ पर चलिए सेंट्रॉइड ऑफ लैमिना पहले देखते हैं वो क्या चीज़ है, फिर एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेंट्रॉइड ऑफ लैमिना आपने कैसे मालूम करना है वो देखें। सेंट्रॉइड ऑफ लैमिना क्या चीज़ है? ये आपके पास स्पेशल केस है होमोजीनियस लैमिना में। होमोजीनियस लैमिना में आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड हैव द सेम मीनिंग। इन होमोजीनियस लैमिना सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड have same meaning। मतलब होमोजेनियस लैमिना में आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, वो डिफरेंट दो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अब अगली चीज़ ये है कि होमोजेनियस लैमिना में आपकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी फंक्शन कांस्टेंट। इन होमोजेनियस लैमिना
डेल्टा एक्स वाई इज कांस्टेंट। सो अब अगर आपका डेल्टा एक्स वाई जो है होमोजीनियस लैमिना के लिए ये जो टर्म है डेल्टा एक्स वाई डेंसिटी फंक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पर वो बाहर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज एक्स बार इक्वल टू, इसको आप इंटीग्रल से मूव कर दें बाहर की तरफ, तो डेल्टा एक्स वाई आर एक्स इंटू डी ए ओवर, यहाँ से भी डेल्टा एक्स वाई कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास डी ए। डेल्टा एक्स वाई से कट जाएगा, दिस विल बिकम आर एक्स इंटू डी ए ओवर डी ए। तो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द होमोजेनियस लैमिना। सिमिलरली जो सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास आ जाएगा y इंटू डी ए ओवर डी ए। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके ज़रिए आपको ये पता लग जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड ऑफ लैमिना कैसे हम मालूम करते हैं। नहीं बेटा जी, नेक्स्ट यहाँ पर अब आपने जो सेंट्रॉइड का फार्मूला मालूम किया है एक्स बार और वाई बार, उस फार्मूले को मज़ीद आप इस तरह लिख सकते हैं। देखें, आपने एक्स बार का फार्मूला मालूम किया डबल इंटीग्रल एक्स इंटू डी ए ओवर डबल इंटीग्रल डी ए। तो ये डी ए के ऊपर डबल इंटीग्रल जो है इसको आप ये भी, डी ए क्या है, एरिया है, जस्ट दिस शोज एरिया ओवर आर, तो इसको मैंने लिख लिया एरिया ऑफ आर और ऊपर वाली चीज़ ऐसे कैसे। सिमिलरली आपके पास वाई बार ये आ गया, मतलब इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाए कि आप सेंट्रॉइड को किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो एग्जांपल कुछ इस तरह है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ semicircular region as shown in figure। आपने इस सेमी सर्कुलर रीजन का सेंट्रॉइड मालूम करना है। तो ये आपका सेमी सर्कल बनता है, रेडियस आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इक्वल है। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि फ्रॉम द फिगर ये बात क्लियर है कि आपके पास जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स का 0 होगा। सर्कल है, सर्कल में जारी सी बात है आपके पास ड्यू टू सिमेट्री आपका इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन दोनों सेम एरिया पर होंगे। हियर एक्स बार इक्वल टू 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेंट्रॉइड का वो 0 के इक्वल होगा ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से, बिकॉज सेंट्रॉइड लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए यहाँ पर एक्स बार हो गया 0। अब आपका टारगेट क्या है, सिर्फ वाई बार मालूम करना, ठीक है। और वाई बार मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले ये चाहिए, सो वी फाइंड ओनली वाई बार, ठीक है जी। तो अब वाई बार में आपका जो नोमिनेटर है वो इसके इक्वल है,
तो इसको आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लें। वी कन्वर्ट इट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको दो चीज़ों की जरूरत है, एक आर की और एक थीटा की। हेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन इक्वल टू ए, एंड 0 लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। आपके पास सेमी सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका थीटा बनता है, थीटा आपका जो है यहाँ पर थीटा आपका 0 के इक्वल, और यहाँ पर आपका थीटा कितना है, पाई के इक्वल है। ठीक है, तो आपका थीटा 0 से लेकर पाई के दरमियान आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, आर की वैल्यू आ गई 0 से ए के दरमियान, और थीटा आपका आ गया 0 से पाई के इक्वल। वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा। डी ए की जगह क्या पुट करना होता है, आर इंटू डी थीटा डी आर या डी आर डी थीटा। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ी सी ये मुझसे मिस्टेक होगी। यहाँ पर पहले आएंगी आपकी आर की लिमिट्स, आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू ए, और ये आपकी थीटा की लिमिट आ जाएंगी, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई के दरमियान, और ये आपके पास आ जाएगा आर इंटू डी आर डी थीटा। आर इंटू आर आपके पास बन जाएगा आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, आर क्यूब ओवर 3, 1/3, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई आर क्यूब, और लिमिट आपके पास आ गई यहाँ पर लिमिट आपके पास आ गई 0 से ए साइन थीटा डी थीटा। क्लियर, 1/3 अपर लिमिट पर इसका आंसर आ जाएगा ए क्यूब बाहर आ जाएगा, थीटा की लिमिट आ गई, थीटा 0 से लेकर थीटा पाई तक, साइन थीटा डी थीटा। साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस, दिस इज माइनस कॉस ए क्यूब ओवर 3 कॉस थीटा, और लिमिट आपके पास आ गई थीटा इक्वल टू 0 से पाई तक, माइनस ए क्यूब ओवर 3 अपर लिमिट कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट 0, कॉस पाई इज -1, माइनस ए क्यूब ओवर 3 कॉस पाई आ गया -1 माइनस, तो दिस विल बिकम -2a क्यूब ओवर 3। हेंस y बार इक्वल टू, y बार आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, नोमिनेटर इज 2a क्यूब ओवर 3 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ r। r क्या है, दिस इज योर रीजन r, डेट इज सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई a स्क्वायर ओवर 2 यानी पाई r स्क्वायर ओवर 2। तो यहाँ पर आ जाएगा रेडियस कितना a है, तो पाई a स्क्वायर ओवर 2 ये आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा जी 2a की पावर 3 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर पाई a स्क्वायर, 2 टू द 4, 4a ओवर 3 पाई। Hence centroid is equal to x0 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4a ओवर 3 पाई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया और सेकंड मूवमेंट्स क्या होते हैं, इसकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर इसके मैं जस्ट आपको फार्मूलाज जो हैं वो यहाँ पर लिख के दूंगा, उनकी डेरिवेशन यहाँ पर नहीं करेंगे हम, ठीक है, जैसे इनके फार्मूलाज जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑफ इनर्शिया और सेकंड मूवमेंट्स। About x-axis, about x-axis इसका जो फार्मूला है उसको हम लिखेंगे आई एक्स से, ये आ जाएगा डबल इंटीग्रल r y स्क्वायर डेंसिटी फंक्शन डेल्टा एक्स वाई डी ए।
आपका जो फर्स्ट मोमेंट का है फार्मूला, उसमें यहाँ पर आप वाई लिखते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। यहाँ पर आप नहीं सॉरी वाई लिखते हैं सिंपल, यहाँ पर वाई स्क्वायर है। उसके बाद आगे आपके पास आ जाएगा अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड मोमेंट जो है उसको आप आई वाई से नोट करेंगे। यहाँ पर इसका फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स वाई डी ए। और लास्टली अबाउट ओरिजिन, अबाउट रीजन इसको नोट करूंगा मैं आई नोट से। फार्मूला आपका बनेगा आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स वाई डी ए। फर्दर इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रल आर एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स वाई डी ए प्लस आर वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स वाई डी ए। ये सारा फार्मूला किसके इक्वल है आपका आई एक्स के, प्लस ये सारा फार्मूला किसके इक्वल है आई वाई के। Hence, I naught is equal to Ix plus Iy. Sometimes this is called polar moments. Sometimes this is called polar moments. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास था आज का लेक्चर, जिसमें आपने ये 7 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए। नेक्स्ट इंशाल्लाह इन टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।